Welcome learners to Unacademy Flux YouTube channel. So today we will discuss 10 practice questions of transport layer. My name is Shweta Kumari, your Unacademy verified and plus educator and founder of Gate Notebook. And in this lesson we will discuss some practice questions on transport layer. But first of all, practice questions बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी प्लस पे मैंने कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो 4 पार्ट्स में हैं. डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए, काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा. ये गारंटी है कि अनअकैडमी प्लस कोर्स लेने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है एंड दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन एवर. सो मैराथन कोर्सेज भी हो रहे हैं आपके. मैराथन सेशन आपका एक होगा 3 घंटे का, फ्री क्लास है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा फ्री स्पेशल क्लासेस में. ये पहला क्वेश्चन है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से. तो द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया फाइल ट्रांसफर डीएनएस एंड ईएमएल. अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हम रियल टाइम मल्टीमीडिया के लिए, हम फाइल ट्रांसफ़र के लिए, डीएनएस और ईमेल के लिए कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं. लाइक इफ़ आई आस्क अबाउट रियल टाइम मल्टीमीडिया, तो उसके लिए मैं टीसीपी का यूज़ करूँगी कि यूडीपी का यूज़ करूँगी कि एससीटीपी का, या फिर इनमें से कोई भी हम प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करेंगे. तो रियल टाइम मल्टीमीडिया में हमें टाइम की ज़रूरत होती है, और टाइम कम कौन देता है, कौन फास्ट होता है, यूडीपी फास्ट होता है. तो यूडीपी यहाँ पे आएगा आपका सही आंसर, क्योंकि टीसीपी तो बड़ा स्लो होता है. टीसीपी स्लो होता है, यूडीपी फास्ट होता है. क्यों होता है? क्योंकि टीसीपी आपका 3 वे हैंडशेकिंग करता है, और 3 वे हैंडशेकिंग करने में बड़ा स्लो हो जाता है, इसीलिए. और यूडीपी में क्या होता है कि एक ही फेज़ होता है, और वो होता है डेटा को ट्रांसफ़र करो सीधे, तो ये इसलिए बहुत फास्ट होता है. ओके. तो जहाँ पे भी टाइम आएगा, जहाँ पे भी टाइम की ज़रूरत होगी, वहाँ पे हम यूडीपी का यूज़ करेंगे. फाइल ट्रांसफ़र करना, तो फाइल ट्रांसफ़र एफटीपी वगैरह, वहाँ पे आपको एक्यूरेसी चाहिए. जहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, वहाँ पे हम टीसीपी का यूज़ करेंगे. ओके, क्योंकि टीसीपी गारंटी करता है द डिलीवरी ऑफ डेटा. डीएनएस इज़ डोमेन नेम सर्वर. डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो क्या करता है, वो सिंपली क्या करता है कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है, और डोमेन नेम को या तो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है. लाइक अगर आपका कोई आईपी एड्रेस है तो उसको कन्वर्ट करेगा कि ये किसका है, www.google.com का है, तो दिस इज़ नथिंग बट आईपी एड्रेस, दिस इज़ नथिंग बट डोमेन नेम. वैसे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है. तो डोमेन नेम सर्वर जो होती हैं वो फास्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, पर डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो सेगमेंट्स बहुत कम छोटे यूज़ करता है, यानी कि इसके सेगमेंट्स बड़े छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि इसमें बस 1 रिक्वेस्ट 1 रिस्पॉन्स है. ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इस आईपी एड्रेस का डोमेन नेम बताओ, और ये रिस्पॉन्स देगा कि ले इसका डोमेन नेम ये है. तो एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स, तो इसके सेगमेंट बड़े छोटे होते हैं. तो डीएनएस जो है वो यूडीपी को ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि उसके सेगमेंट्स छोटे होते हैं यूडीपी के. और अगर मैं बात करूँ टीसीपी के, तो टीसीपी के सेगमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी कि जिसमें वो डेटा भेजता है, और इसके सेगमेंट्स बड़े छोटे होते हैं. और हमें डीएनएस में छोटे सेगमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि 1 रिक्वेस्ट और 1 रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल होता है. कौन? डीएनएस. इसीलिए डीएनएस विल यूज यूडीपी. मेल सर्विसेज जितनी भी होती हैं उनमें एक्यूरेसी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, तो वो टीसीपी को यूज़ करेंगे. सिंपल. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर रियल टाइम मल्टीमीडिया के लिए टाइमली डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, तो फास्ट चाहिए सर्विस, यूडीपी को यूज़ करो. फाइल ट्रांसफ़र के लिए अगेन हमें करेक्टनेस की ज़रूरत है, तो टीसीपी. और यूडीपी डीएनएस के लिए ज़रूरत है टाइमली डिलीवरी के लिए, और इसका सेगमेंट क्योंकि छोटा होता है. और ईमेल अगेन सेम ही है फाइल ट्रांसफ़र की तरह, तो वहाँ पे भी करेक्टनेस चाहिए, दैट मीन्स की टीसीपी. अब कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल को, दैट इज़ ईमेल को, अभी मैंने बताया, विच इज़ ऑब्वियसली टीसीपी. नेक्स्ट है एक लेयर 4 फायरवॉल है, वो क्या नहीं कर सकता है. ठीक है. और लेयर 4 फायरवॉल क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो ट्रांसपोर्ट लेयर तक का काम करता है, जो प्रोटोकॉल हेडर्स ट्रांसपोर्ट लेयर तक का लेता है, ऑब्वियसली लेयर 4 तक काम करता है. तो ये काम क्या नहीं कर सकता है? तो ब्लॉक नहीं कर सकता है क्या एचटीटीपी ट्रैफिक को, ये ब्लॉक कर सकता है सारे आईसीएमपी ट्रैफिक को, या फिर इनकमिंग ट्रैफिक को. क्या होगा इसका आंसर? डेफिनेटली इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी. क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये टीसीपी ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं कर सकता स्पेसिफिक यूज़र से. सिर्फ इस वर्ड को देख के आप इसका सही आंसर लगा सकते हो. क्यों? क्योंकि यूज़र कहाँ पे होता है? यूज़र आपका होता है एप्लीकेशन लेयर से, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है,
और हम यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर तक कहाँ पहुँच सकते हैं, सपने देख रहे हो क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो, एप्लीकेशन लेयर पे कहाँ से पहुँचोगे? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेयर तक पहुँच ही नहीं सकता, और जब एप्लीकेशन लेयर तक नहीं पहुँच सकता तो किसी भी स्पेसिफिक यूज़र से कैसे ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है, राइट? सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन ए को आप देखोगे तो आप बोलोगे मैडम HTTP तो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, तो फिर वो कैसे ब्लॉक कर लेगा? तो यहाँ पे HTTP जो होता है उसका पोर्ट नंबर तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही दिया होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है ना कि प्रोटोकॉल हेडर्स आप ट्रांसपोर्ट लेयर तक इंक्लूड करोगे, तो HTTP को अगर उसके ट्रैफिक को ब्लॉक करना होगा तो हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएंगे और उसके पोर्ट नंबर, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है HTTP का? पोर्ट 80 होता है, TCP पोर्ट नंबर 80, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल इट कैन बी ब्लॉक्ड। ICMP को तो ये आराम से ब्लॉक कर पाएगा, ये नेटवर्क लेयर पे होता है, तो नेटवर्क लेयर पे तो ये पहुँच ही सकता है अगर ट्रांसपोर्ट लेयर तक काम कर रहा है। अगेन नेटवर्क लेयर तक ये पहुँच सकता है जो IP एड्रेस है। Packets of the same session may be routed through different paths in TCP but not UDP, दोनों में या फिर दोनों में नहीं, क्या होगा? अब यहाँ पे राउटेड वाली बात लिखी हुई है, क्या फ़र्क पड़ता है पैकेट्स राउट किस पाथ से हो रही है? दोनों से हो सकती है, TCP एंड UDP, क्योंकि ये दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रही है ना, इनका इस पर कोई भी जोर नहीं है। पैकेट जो होता है वो आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है, वो उसका प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो पैकेट्स जो होते हैं सेम सेशन के, वो डिफरेंट रूट्स के थ्रू राउट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई भी इस पर डिपेंडेंसी है ही नहीं, TCP UDP दोनों होगा। Which of the following functionality must be implemented by transport protocol over and above the network protocol? अब यहाँ पे कौन सा फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए ओवर एंड अबव द नेटवर्क प्रोटोकॉल, किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का? तो अब आप देखो, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की बात करें तो पूरे TCP और UDP की बात हो रही है, तो आप सिर्फ TCP को लेकर के मत चलना, और पूरे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की डिक्शनरी को छान मार कर देख लीजिए, एंड टू एंड कनेक्टिविटी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टिविटी TCP में भी होती है और आपके UDP में भी होती है। बाकी आप जो फीचर्स देखिए वो आपके UDP में नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ TCP में होती है। लाइक UDP हमें ये नहीं बोल सकता कि पैकेट लॉस हो जाएगा तो कैसे रिकवर करेंगे, UDP डुप्लीकेट पैकेट को भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और वो करेक्ट ऑर्डर में भी डिलीवरी नहीं कर पाता। ये तीनों काम TCP के सिर्फ होते हैं, और आपसे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, पूरे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की बात पूछी गई थी, सिर्फ TCP की नहीं। Which of the following layer of OSI reference model is also called end-to-end layer model? अभी हमने डिस्कस किया है कि कौन से लेयर को हम एंड टू एंड लेयर कहते हैं, तो वो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, जो मैंने आपको बताया, जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया कि ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या होता है। जैसे कि हर एक लेयर पे जो डेटा हम यूज़ करते हैं उसका एक नाम होता है। लाइक अगर मैं फिजिकल लेयर की बात करूं तो फिजिकल लेयर पे जो हम डेटा यूज़ करते हैं तो उसका नाम होता है बिट। अगर मैं बात करूं डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर पे जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है वो होता है फ्रेम। अगर नेटवर्क लेयर की बात करें तो उसका होता है पैकेट। ओके, वैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेम को तो आप यहीं से हटा सकते हैं। अब यहाँ पे मैसेज जो होता है वो हम एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ करते हैं। सेगमेंट हम यूज़ करते हैं TCP सेगमेंट्स, आपने सुना भी होगा इन द लास्ट क्वेश्चन, मैंने TCP सेगमेंट में बार बार बोल रही थी। तो TCP सेगमेंट, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि डेटाग्राम तो आपका यहाँ पर हम यूज़ करते हैं नेटवर्क लेयर पे ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दैट इज डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट लेयर का विच इज सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट आपका TCP के लिए यूज होता है और डेटाग्राम आपका UDP के लिए यूज होता है, ठीक है, दैट इज ऑन UDP। ये दोनों आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होते हैं, बट हम UDP को जब यूज करते हैं ना तब हम डेटाग्राम बोलते हैं। वैसे आंसर इसका क्या होगा, सेगमेंट होगा। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट TCP इज रिलायबल and UDP is not reliable, DNS uses UDP at the transport layer due to the following reasons। पूछा गया है कि ये पता होते हुए भी कि TCP रिलायबल है और UDP रिलायबल नहीं है, तो DNS को UDP को यूज़ करने की क्यों पड़ी है,
क्या रीज़न क्या है यूडीपी का यूज़ करने का? यूडीपी तो इतना बुरा है, ना वो रिकवरी देता है पैकेट लॉस से, ना वो करेक्ट डिलीवरी देता है, और ना ही ये डिटेक्ट कर पाता है कि डुप्लीकेट पैकेट है कि नहीं है। तो फिर यूडीपी और यूडीपी में करेक्ट डिलीवरी भी नहीं होती है डेटा की, तो फिर क्यों इसको डीएनएस इतना भाव दे रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूडीपी फास्टर होती है टीसीपी से। तो एक तो ये आपका रीज़न दिया हुआ है, अब आपको बताने की कौन सा रीज़न सही है कि यूडीपी इज़ मच फास्टर देन टीसीपी और टीसीपी स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि वो 3-वे हैंडशेक यूज़ करता है डेटा को भेजने के लिए। और सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि डीएनएस के रिक्वेस्ट बहुत छोटे होते हैं और वो यूडीपी सेगमेंट में आराम से फिट हो जाते हैं। एंड थर्ड ये दे रखा है कि although UDP is not reliable but reliability can be added on application layer by using timeouts and resend at the application layer। अब बोला जा रहा है कि UDP वैसे हालांकि रिलायबल होता तो नहीं है, पर DNS जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में रिलायबिलिटी हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं टाइम आउट और रीसेंड के द्वारा। तो क्या ये तीन रीजंस तीनों सही हैं कि 2 and 3? तो डेफिनेटली तीनों रीज़न आपके सही हैं, क्योंकि यूडीपी फास्टर होता है। पहला तो ये सबसे रीज़न इंपॉर्टेंट है, और सबको फास्ट सर्विसिंग अच्छी लगती है, और इसका रिक्वेस्ट भी बहुत छोटा होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि 1 रिक्वेस्ट 1 रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है, और ये एक बहुत ही छोटे सेगमेंट का यूज़ करता है, और टीसीपी के सेगमेंट्स बहुत बड़े होते हैं। तो इसलिए ये भी एक सेकेंड यहाँ पे इसका रीज़न हो सकता है। और थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि डीएनएस आपका, अब ऐसा तो नहीं है ना कि डीएनएस टीसीपी को यूज़ नहीं कर रहा तो इसको रिलायबिलिटी नहीं चाहिए। डेफिनेटली इसको रिलायबिलिटी चाहिए, हर एक प्रोटोकॉल को रिलायबिलिटी चाहिए, पर डीएनएस को रिलायबिलिटी से ज़्यादा फास्ट सर्विसिंग चाहिए थी, क्योंकि वो अभी यहाँ पे ख्याली प्लाव में है कि यार मैं तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हूँ ना, तो फिर मैं तो रिलायबिलिटी बाद में भी ऐड कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली वो कर सकता है, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो तीनों के तीनों सही, दैट इज फिफ्थ विल बी द राइट आंसर। HTTP यूज़ करते हैं TCP को इंस्टेड ऑफ UDP। क्यों? अब यहाँ पर HTTP की बात पूछी गई है कि ये यूज़ कर रहा है TCP को, ये UDP को यूज़ नहीं कर रहा। क्यों? इसको फास्ट सर्विसिंग नहीं चाहिए। तो इसके भी यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शंस, क्योंकि HTTP गारंटी करता है द डिलीवरी ऑफ डेटा वाया 3-वे हैंडशेक एंड इंश्योर्स द रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट। क्योंकि टीसीपी जो होता है वो डेटा की डिलीवरी गारंटी करता है, वो ये भी बोलता है कि डेटा जो लॉस हो गया है उसको मैं रीट्रांसमिट कर सकता हूँ। सेकेंड है कि HTTP हैव इन बिल्ट फैसिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबिलिटी। मतलब कि अगर रिलायबिलिटी चाहिए होगी तो HTTP के पास इन बिल्ट फैसिलिटी होती है। अगर इन बिल्ट फैसिलिटी होती है तो फिर टीसीपी को क्यों यूज़ कर रहा है? टीसीपी को मत यूज़ करें। Third is, in general, any service uses TCP should have inbuilt facility for providing reliability। तो यहाँ पर in general बताया गया है कि क्या अगर हमें कोई भी सर्विस अगर TCP को यूज़ करना चाहता है तो उसके पास इनबिल्ट फैसिलिटी होनी चाहिए रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चंस, ये सारे जो आपको दे रखे थे स्टेटमेंट्स, उसको आप थोड़ा सा और भी अच्छे से समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर HTTP TCP को क्यों यूज़ करता है। क्योंकि एक तो पहली बात ये हो गई क्योंकि TCP 3-वे हैंडशेकिंग से करेक्ट डिलीवरी प्रोवाइड करता है डेटा की, और यहाँ पर डिलीवरी गारंटीड है। पहला रीज़न तो ये डेफिनेटली होगा आपका। सेकेंड इज़ कि HTTP के पास कोई भी इनबिल्ट फैसिलिटी नहीं होती। TCP के अगर उसके पास इनबिल्ट फैसिलिटी होती तो वो TCP को क्यों यूज़ करता? ऑब्वियसली। तो यहाँ पर इसीलिए अगर HTTP UDP को यूज़ करने लग जाए तो यहाँ पर उसको अपना सेशन अपने आप मेंटेन करना होगा, हैंडल करना होगा, क्योंकि उसके पास रिलायबिलिटी होती नहीं है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर HTTP को प्रॉब्लम होती क्या है, क्योंकि ये देखो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि HTTP आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ओके, अगर ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है तो फिर ये तो अपना रिलायबिलिटी बाद में ऐड कर सकता है, जैसे कि DNS कर रहा था, और ये भी यहाँ पे UDP को ले सकता है। पर यहाँ पे इसके पास इनबिल्ट फैसिलिटी नहीं है जैसे कि DNS के पास थी। इसके पास इनबिल्ट फैसिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जब एक पैकेट लॉस हो जाता है तो HTTP को दोबारा से रीट्रांसमिट करना पड़ता है उस पैकेट को। तो इन जनरल अगर कोई भी सर्विस जो TCP को यूज़ नहीं करता है उसके पास इनबिल्ट फैसिलिटी होनी चाहिए रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए।
बट क्योंकि HTTP के पास कोई इनबिल्ट फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि उसको बार बार अपना सेशन मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए वो TCP को यूज़ करेगा, क्योंकि अकेले उससे नहीं हो पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है कि TCP के कनेक्शंस पॉइंट टू पॉइंट क्यों होते हैं, TCP क्या सपोर्ट नहीं करता है, TCP के कनेक्शंस कैसे होते हैं, ये 3 क्वेश्चन। तो फटाफट से आप देख लीजिए कि TCP कनेक्शंस पॉइंट टू पॉइंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसके पास एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम सॉकेट भी कहते हैं। और यहाँ पे ये प्रोसेस यहाँ पे आपका TCP जो होगा वो क्या सपोर्ट नहीं करता है, तो TCP मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो मल्टीकास्टिंग इज 1 to many एंड ब्रॉडकास्टिंग इज 1 to all, ओके। तो यहाँ पर आपका TCP इन दोनों को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि यूनिकास्टिंग को सपोर्ट करता है, दैट इज 1 to 1 डायरेक्शन में वो होती है। TCP कनेक्शंस बाइट स्ट्रीम होता है, जो स्ट्रीम में अपने डेटा को भेजता है। तो ये TCP सेगमेंट्स हैं, ओके। ये सेगमेंट्स जो होते हैं वो बाइट्स में कन्वर्टेड होते हैं। ये एक बड़ा TCP सेगमेंट है जिसमें कि हम डेटा भेज रहे हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, और हर एक सेगमेंट जो है वो कलेक्शन ऑफ बाइट होता है, इसलिए हम इसको बाइट स्ट्रीम कहते हैं। थैंक यू सो मच। एंड येस, अनअकैडमी प्लस पे मेरे ये ऑनगोइंग प्लस कोर्सेस हैं, आप देख सकते हो। कंप्लीट कोर्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, इसमें डेडलॉक आपका स्टार्ट होने वाला है, नया यूनिट, और डिजिटल लॉजिक ख़त्म होने की कगार पे है। और इसका कंप्लीट बुक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, SRP बुक भी, अगर आप जैसे ही प्लस को सब्सक्राइब करते हो। SRP बुक सिंगल रिवीजन पेज बुक होता है, जिसमें कि 16-15 पेजेस में आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपने मेरा कंप्लीट कोर्स देखा है तो। अब यहाँ पर आपको देख सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे ये 2 बुक प्रोवाइड किया जाएगा। तो टोटल अगर 10 सब्जेक्ट हैं तो 20 बुक्स मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये अपकमिंग कोर्सेस हैं और ये 12 कोर्सेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड दिस इज़ द प्लान दैट आई एम फॉलोइंग ऑन अनअकैडमी प्लस। तो डिजिटल लॉजिक, ऑपरेटिंग सिस्टम और आगे आने वाले जो कोर्सेज की लिस्ट है वो तो आपको दिख ही रही है, जो लाइव चलने वाली है फुल ऑन। तो आपको फटाफट से सब्सक्राइब करना है। ये प्लान्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, वॉटेवर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो बस इस रेफरल कोड को यूज़ करो, हेलो सोनू 01, आराम से कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस कोड से आपको 20 बुक्स मिलेंगे, किसी और कोड से बुक्स नहीं मिलेंगे। अगर आप क्रेडिट्स का यूज़ करोगे तो 10% का डिस्काउंट और मिलेगा, और उससे 20% डिस्काउंट मैक्सिमम आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा डिस्काउंट बिल्कुल नहीं मिल सकता। इतना ही डिस्काउंट आपको मिल सकता है कहीं पे भी आप जाओगे तो। अब यहाँ पर आप देखो कि 20% डिस्काउंट के बाद कॉस्ट और कम हो जाएगा, और 2 साल का प्लान आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिसेंट प्राइस पे आपको मिल रहा है। दैट इज़ 24 मंथ 24,000, दैट मीन्स कि पर मंथ ओनली 1,000। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है 2022 के लिए। और 2021 वाले PSV एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ऑब्वियसली आप भी 2 ईयर प्लान ले सकते हो। ये सारे कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद ये अपकमिंग धमाका कोर्सेज हैं, आप देख लीजिए। और ये आपके प्लान्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप 24 मंथ प्लान लेते हो तो आपको 30,000 लगेगा, एंड आफ्टर 10% डिस्काउंट द कॉस्ट विल बी 27,000। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।